हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स को आइए डिस्कस करते हैं। जनवरी माह का ये करंट अफेयर्स है। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि भारत ने किस शहर में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 इसका आयोजन किया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे जो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, ये हर साल 16 जनवरी को पूरे देश में मनाया जाता है। कोई ना कोई एक स्थान का चयन होता है और इस साल नई दिल्ली में ये मनाया गया। इसका आयोजन देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और उसके साथ साथ निर्यात और देश के अंदर तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए जिससे कि युवाओं के अंदर जॉब क्रिएशन और साथ साथ नए सेक्टर में यानी कि स्टार्टअप की दुनिया में नए रोज़गार का सृजन हो सके। बढ़ रही आबादी को रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए सरकार इसे एक अच्छा जरिया समझ रही है। उसके अलावा देश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी स्टार्टअप और देश के कई ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे कई कॉम्पिटिशन्स में बढ़िया अचीवमेंट हासिल किया है। इस अवसर पे कई नए फंड जैसे मुद्रा योजना, इसके अलावा भी युवाओं के स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करके उनके साथ फंडिंग और गवर्नमेंट की कई योजनाओं की भी घोषणा की गई है। नेशनल स्टार्टअप डे 2025 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। तो भारत और जापान के बीच में अभी सैन्य अभ्यास, रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उसके साथ साथ रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर एक समझौता हुआ है। और ये समझौता इस परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्टेबिलिटी और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों के दृष्टिकोण से ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत और जापान के बीच में हाल ही में रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस स्थान पे हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित किया। तो ये केरल के कोच्चि शहर में आयोजित किया गया ग्रीन एनर्जी कॉन्फ्रेंस। और ग्रीन एनर्जी वर्तमान में ये एक ऐसा टेक्निकल डेवलपमेंट है, इसकी ओर सरकार का जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है। ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में इसका रोल सबसे ज़्यादा होने वाला है आने वाले समय में, जो अपने पीछे किसी भी तरीके का कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ेगा। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उस पर चर्चा है। उसके अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है। साथ ही साथ सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ग्रीन एनर्जी को लेकर के ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रीलिम्स लेवल पे, एनालिटिकल यानी मेंस लेवल पे और इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस इसकी अपडेट से रिलेटेड पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को लेकर के अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हाल ही में ई विधान परियोजना शुरू की गई है। तो ये आसाम के अंदर शुरू की गई। आसाम की जो विधानसभा है उसको पूरी तरीके से डिजिटल बनाया गया। ये परियोजना पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, कागज़ के उपयोग को कम करती है। इसके साथ सभी दस्तावेज और कार्य जो है इसमें डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। एक शानदार पहल है ई विधान परियोजना आसाम की विधानसभा के द्वारा। 17 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस विशेष पर्यावरणीय मुद्दे पर एक नया समझौता किया है, और वो है प्लास्टिक प्रदूषण। इस समय का एक नया प्रदूषण और सबसे खतरनाक, समुद्र के जल से लेकर के नदियों के जल, उसके अलावा हर एक परिस्थिति में प्लास्टिक प्रदूषण हमारे लिए खतरनाक स्थिति पर उभर करके सामने आ रहा है। माइक्रो प्लास्टिक से लेकर के बड़े बड़े पॉलीथीन और अन्य रूपों में प्लास्टिक, जिसका निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन बहुत लंबे समय में होता है, और उस सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और उसके साथ साथ जब ये माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे बॉडी में पहुंच करके तमाम ऐसी सेरेब्रल पाल्सी से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों को भी जन्म देता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इसको विशेष मुद्दे के रूप में पर्यावरणीय प्रदूषण को प्रस्तुत किया गया। इसका यूज उद्देश्य जो समझौता हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करना और इसके पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। प्लास्टिक जीवन का एक अभिन्न
हिस्सा बन चुका है और इससे किस तरीके से निपटा जाए इसको लेकर के ग्लोबल लेवल पर चर्चा है। 2030 तक जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के चल रहे हैं ये उससे भी संबंधित है। तो यानी कि जो ये ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन एग्रीमेंट 2025 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया, ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून लागू किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून यूरोपीय संघ के द्वारा लागू किया गया है। एआई पूरी दुनिया में एक नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के रूप में है। इसने एक नए तरीके की क्रांति पैदा करके रखी हुई है। तो इसके नैतिक और सुरक्षा को लेकर के, इसके उपयोग को सुरक्षित कैसे किया जाए, तो जो खतरे हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए ये कानून लागू किया गया है। जैसे इसमें किस तरीके से गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अनियमित उपयोग पे कैसे रोक लगाई जाए, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये कानून यूरोपीय संघ के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को लागू किया गया है। अगला है डिजिटल इंडिया एक्ट। ये किस देश यानी किस क्षेत्र में लागू किया गया है? भारत सरकार ने किस किस क्षेत्र में डिजिटल इंडिया एक्ट लागू किया है? तो साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, डेटा प्राइवेसी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग, इन सभी में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया एक्ट लागू किया है। और ये साइबर सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब के रेगुलेशन को कवर करता है। ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के प्रयासों में भी शामिल है। हाल ही में जारी की गई IPCC रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट, ने किस समस्या पे विशेष जोर दिया है? जैव विविधता, कार्बन उत्सर्जन, जल संकट, यह सब पे। तो इन सब पे IPCC की रिपोर्ट हर 4 वर्ष पे जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र का एक पैनल है जो दुनिया भर से जो पर्यावरणीय रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं उनके संदर्भ में ये पैनल उनको कंक्लूड करता है। और उसके बाद एक कॉमन ये पैनल पेपर पब्लिश करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें इस साल जलवायु परिवर्तन के प्रमुख मुद्दों को चिन्हित किया गया है। जैव विविधता, कार्बन उत्सर्जन और जल संकट इसमें प्राथमिक चुनौतियों के रूप में पेश किए गए हैं। जल संकट की समस्या ग्लोबल लेवल पे, कार्बन उत्सर्जन की समस्या ग्लोबल लेवल पे, और बायोडाइवर्सिटी को जो खतरा है, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को जाने बगैर जो ह्यूमन बीइंग है उसको बड़ी तेज़ी से नष्ट कर रहा है। IPCC की पुरानी रिपोर्ट्स में ये माना गया है कि बायोडाइवर्सिटी पे सबसे ज़्यादा अगर बैड इम्पैक्ट पड़ा है तो मानव प्रभाव की वजह से बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण दोनों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस 2025 की मेज़बानी किया है? तो UAE ने ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस ये UAE में आयोजित की गई दुबई। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक शांति बनाए रखने और संघर्षों के समाधान पर चर्चा करना है। भारत ने किस राज्य में पहला हाइड्रोजन ऊर्जा पार्क शुरू किया है? हाइड्रोजन ऊर्जा पार्क गुजरात में शुरू किया गया है और ये भारत का पहला हाइड्रोजन ऊर्जा पार्क है। ये पार्क स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा देगा और ये एक तरीके से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई पहल और एक नया एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 में किस नए वायरस के उभरने की चेतावनी दिया है? तो ये वायरस है वायरस X। ये एक संभावित नया वायरस है जिसके महामारी बन जाने की आशंका है। इस पे निगरानी रखने और टीकाकरण का प्रयास जारी किया गया है। WHO के मंच से ये चेतावनी वायरस X को लेकर के दी गई है।